हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ आईएएस एकेडमी में स्वागत है। तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे 7th क्लास का हमारा बुक्स है जिसका नाम है अतीत से वर्तमान। अतीत से वर्तमान हम लोग कर रहे थे और ये 2nd क्लास का है, मतलब 7th क्लास का है और ये पार्ट आपका 2 हो जाता है, जैसे आप देख सकते हैं, है ना। कक्षा 7 का है, पार्ट 2 हो जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान की किताबें हैं जो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए सबसे सटीक मानी जाती है। तो चलिए हम लोग 3-4 टॉपिक ख़त्म किए थे, अगला टॉपिक हम लोग करते हैं। अगला टॉपिक हमारा हो जाता है, हम लोग आगे बढ़े। पाल वंश हो गया, ईरान भी हम लोगों ने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि यहीं से गड़बड़ हुआ था हम लोग की आवाज़ में भी। तो हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आते आते आवाज़ हमारी कट गई थी क्योंकि जो माइक था वो माइक का बैटरी ही समाप्त हो गया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। इसमें है कि मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है ना। मलिक कफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है क्योंकि इसे 1000 दिनार में ख़रीदा गया था। और मलिक कफूर की सबसे ज़्यादा भूमिका दक्षिण भारत के अभियान में होता है। अलाउद्दीन खिलजी के ये प्रमुख और बहुत ही चहेते सेनापति थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में विजय हासिल की, क्योंकि इसे 1000 दिनारी में ख़रीदा गया था। देखिए, अमीर खुसरो ने 8 सुल्तान का कार्यकाल देखा। पूछा जा सकता है कि कौन से कवि हैं, कौन से, है ना, लेखक हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का आंखों देखा हाल, है ना, सुनाया भी और देखा भी। इनके जीवन काल में ही 8 सुल्तान आए और चले गए। बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला जो है हमारा घोड़ा दागने की प्रथा और सैनिकों की हुलिया लिखने की जो प्रथा थी, यह अलाउद्दीन खिलजी ने इसे प्रारंभ किया। पूछा जा सकता है कि घोड़ा दागने की प्रथा किसने शुरुआत किया, किसने प्रारंभ किया, तो ये अलाउद्दीन खिलजी हो जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। सैनिकों की हुलिया लिखने की भी प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरुआत की और खिलजी ने ही, है ना, एकता प्रथा को समाप्त किया। खिलजी ने ही एकता प्रथा को शुरुआत किया। तो सवाल ये भी बनता है कि एकता प्रथा किसने प्रारंभ किया, है ना। समाप्त तो खिलजी ने किया, लेकिन प्रारंभ की अगर बात किया जाए तो प्रारंभ इल्तुतमिश के द्वारा किया जाता है ना। इल्तुतमिश के द्वारा इसका प्रारंभ किया जाता है एकता प्रथा का। जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल है 1290 से लेकर के 1296 तक, और अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है वो 1296 से लेकर के 1316 तक हो जाता है। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे तुगलक वंश, है ना। अब हम लोग तुगलक वंश पढ़ेंगे और तुगलक वंश की अगर शासनकाल की बात किया जाए तो 1320 से लेकर के 1414 तक होता है। ये जो काल है इसे ज़रूर याद रखिएगा। तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक को कहा जाता है ना। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है, प्रश्न कभी कभी पूछा जा सकता है, तो गियासुद्दीन तुगलक हो जाते हैं। नहरों को निर्माण कराने वाला पहला शासक कौन है, पूछा जा सकता है। ऐसे बीपीएससी बहुत बार ये सवाल पूछा है, बहुत बार पूछा है यह सवाल, है ना, बीपीएससी ने, कि सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसा सुल्तान था जो सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया, तो यही नाम हो जाता है गियासुद्दीन तुगलक। लेकिन यही सवाल कुछ अलग तरीके से अगर पूछ दे कि सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने करवाया, तो फिरोज शाह तुगलक हो जाता है। नहरों का जाल ही उन्होंने, समझिए कि, बुन दिया। फिरोज शाह तुगलक के समय में बहुत सारे नहरों का निर्माण करवाया गया, इसीलिए फिरोज शाह तुगलक के काल को नहरों का जाल का काल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बहुत सारा नहरों का निर्माण इन्होंने करवाया था।
तुगलकनामा के जो लेखक हैं अमीर खुसरो हो जाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। तुगलकनामा के लेखक कौन है पूछा जाता है तो अमीर खुसरो हो जाते हैं। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो पूछा गया है। देखिए 7th क्लास का जो SCERT की किताबें हैं हम लोग उसका निचोड़ कर रहे हैं। प्रत्येक अध्याय का तुगलक वंश का अध्याय देखेंगे, उसी अध्याय का हम लोगों ने ये निचोड़ बना के रखा है ना, और उसी का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, सवाल डायरेक्ट BPSC टीचर में ऐसे ही पूछा जाता है। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया जाता है। और तुगलक वंश का कौन ऐसा सम्राट था, कौन ऐसा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, है ना? तो फिरोज शाह तुगलक जो है, जो तुष्टीकरण की नीति के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, तुष्टीकरण की नीति के लिए, और इन्होंने ही ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ठीक है, तुगलक वंश का अंतिम जो शासक है, तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन है। अंतिम शासक कौन हो जाता है? नासिरुद्दीन। और तारीख़ फिरोज शाही पुस्तक के जो लेखक हैं वो बरनी हो जाते हैं, और यहाँ से सवाल बहुत पूछा जाता है ना? बरनी का रचना कौन है? तारीख़ फिरोज शाही। तारीख़ फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो बरनी हो जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक 1327 ईस्वी में देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया और उसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ना? मोहम्मद बिन तुगलक 1327 ईस्वी में देवगिरी को क्या किया? राजधानी बनाने का निर्णय लिया, और इसी देवगिरी का नाम बदलकर उन्होंने दौलताबाद रखा, जो पूछा जाता है BPSC के द्वारा बहुत बार। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, है ना? आगे हम लोग देखते हैं। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है और BPSC बहुत बार यह सवाल पूछा है। ये जो सवाल है बहुत बार पूछा है BPSC। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर कोही की स्थापना किया था। दीवाने अमीर कोही जो है कृषि विभाग हो जाता है ना? मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर कोही जो नया विभाग है, कृषि विभाग है ना, इसकी स्थापना की। और मोहम्मद बिन तुगलक ने भूमि लगान की उपज जो दर है अधिक कर दिया। लगभग उपज का आधा जो कर है मोहम्मद बिन तुगलक खुद लेता था। और ये प्रथम ही सुल्तान नहीं थे, इसके अलावा एक और सुल्तान थे जिसको हम लोग अलाउद्दीन खिलजी बोलते हैं, है ना? अलाउद्दीन खिलजी भी उपज का आधा हिस्सा लेता था। उसी तरह से मोहम्मद बिन तुगलक भी भूमि लगान का आधा हिस्सा लेता था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सैयद वंश पढ़ेंगे। सैयद वंश की बात करें तो 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है, सैयद वंश का जो है शासनकाल कभी कभी पूछा जाता है कि कब से कब तक है, तो 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक हो जाता है। सवाल पूछा जा सकता है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन है, क्योंकि ये सवाल ये पूछा गया है BPSC में। अगर आप लोग 10 साल का प्रश्न बना रहे हैं, है ना, तो मूल्यांकन अगर आप करिएगा तब आपको पता चलेगा। क्योंकि अगर आप सेट लगा रहे हैं और सेट में आपको ऐसे क्वेश्चन मतलब मिल जाएंगे। अगर BPSC का सेट बना रहे हैं तो BPSC के सेट में ये सब सवाल मिलेंगे। तो सोचिए, अगर SCERT की किताबें अगर पढ़ लिया जाए तो BPSC के द्वारा कराई जा रही जो भी एग्ज़ाम होता है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ना? और बहुत सारा मटेरियल आपको मिलेगा SCERT किताबें में, NCERT किताब में। ये किताबें सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर इस पे पकड़ आपकी बन जाए तो समझिए कि कोई भी कंपटीशन फाइट कर सकते हैं आप। तो सैयद वंश का जो संस्थापक है खिज्र खां को कहा जाता है। खिज्र खां है सैयद वंश के संस्थापक, और खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था, है ना? खिज्र खां तैमूर लंग का क्या है? सेनापति था। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन हो जाता है? आलम शाह हो जाता है ना? सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह हो जाएगा। और तुगलक वंश के बाद 1526 ईस्वी तक दिल्ली और आगरा पर सैयद वंश एवं लोदी वंश के शासकों ने क्या किया? कार्य किया। 1526 है ना ईस्वी तक दिल्ली और
आगरा पर सैयद वंश और लोदी वंश के शासकों ने क्या किया, कार्य किया था। चलिए अंतिम हम लोग देखेंगे, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे अंतिम वंश जो था वो लोदी वंश हो जाता है। और लोदी वंश से प्रश्न पूछे जाते हैं। लोदी वंश के अगर शासनकाल के बारे में हम लोग बात करें तो 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक हो जाता है। सिकंदर लोदी ने आगरा को एक नई राजधानी बना दिया, है ना। सिकंदर लोदी ने, पूछा जा सकता है कि सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो आगरा में बनाया। कब, तो 1504 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना किया था, है ना। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन किया। बहलोल सिक्के का प्रचलन पूछा गया सवाल है ये, किसने इसका प्रचलन करवाया था, तो बहलोल लोदी हो जाएगा, है ना। चौधरी अगर देखा जाए यहाँ पे तो चौधरी किसको कहते हैं, लगभग 100 गांव का प्रधान होता था, है ना। 100 गांव के प्रधान को ही चौधरी कहा जाता था। और यहाँ पे देखिए 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर विजयी रहा और इब्राहिम लोदी उस समय हार गया, है ना। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, जिसमें बाबर की विजय हो जाती है और यहीं पे दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और यहीं से मुगल वंश का, है ना, मुगल साम्राज्य का क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। मुगल साम्राज्य जो है प्रारंभ हो जाता है 1526 से। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने दिया था, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने दिया था। ये पूछा गया सवाल है कि बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए किसने बुलाया, किसने निमंत्रण दिया, तो पंजाब के शासक जो हैं दौलत खां लोदी, इन्होंने, और इब्राहिम लोदी के जो चाचा हैं आलम खां लोदी ने ही निमंत्रण दिया था बाबर को यहाँ आने के लिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। आगे है सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 को हो जाता है ना। सिकंदर लोदी की मृत्यु कब होता है, 21 नवंबर 1517 को हो जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखिए 5 वंश को हम लोगों ने देखा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश हो जाता है, ठीक है। गुलाम वंश के जो संस्थापक हैं उनको कुतुबुद्दीन ऐबक कहते हैं, है ना। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन हो जाता है, जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। और तुगलक वंश का जो संस्थापक है गियासुद्दीन तुगलक हो जाता है ना। और सैयद वंश का जो संस्थापक है वो खिज्र खां हो जाता है, खिज्र खां, ठीक है। और ये लोदी वंश का जो संस्थापक है कौन हो जाएगा, बहलोल लोदी हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से याद करिए, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी और तुगलक वंश का गियासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश का खिज्र खां और लोदी वंश का कौन हो जाता है, बहलोल लोदी हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखें, इसको समाप्त ही कर देते हैं। जो दिल्ली सल्तनत है इसको समाप्त कर दिया जाए, है ना। अब ये देखिए यहाँ पे आपका सवाल बनेगा और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। मंगोल का खतरा, 1219 ईस्वी में मंगोलों ने चंगेज खां के नेतृत्व में ट्रांस आक्शियाना मतलब उज्बेकिस्तान पर क्या किया, हमला किया। कब, 1219 ईस्वी में। देखिए कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली पर मंगोल के आक्रमण क्या हो गए, बढ़ गए। पूछा जाता है कि कौन ऐसे सुल्तान हैं जिनके समय में मंगोलों का आक्रमण सबसे ज़्यादा होने लगा और मंगोलों का आक्रमण सबसे ज़्यादा क्या हुआ, बढ़ गया। तो यहाँ पे दिखा रहा है, एक हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी, है ना, और दूसरा हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही मंगोलों का आक्रमण जो है बढ़ जाता है। हम इसलिए जोर दिए ताकि ये सवाल बहुत बार पूछा गया है ना। अगला देखिए, सैनिक विभाग। सैनिक विभाग की स्थापना, दीवाने अर्ज का स्थापना किसने किया, तो दीवाने अर्ज की स्थापना देखिए बलबन के द्वारा किया जाता है। दीवाने अर्ज की स्थापना, जिसके प्रमुख को आरिज ए मुमालिक कहा जाता है ना, आरिज ए मुमालिक कहा जाता है।
अगला जो सवाल है बहुत इम्पोर्टेंट है ना। दाग और हुलिया प्रथा, सैनिक को नगद वेतन किसने दिया? ठीक है, घोड़े को दागने की जो प्रथा थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू हुआ। हुलिया लिखने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया। और उस समय के उनके सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ जो हुआ अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही शुरू होता है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार एवं नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी ने यह प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है। बाजार जो नियंत्रण प्रणाली है अलाउद्दीन खिलजी का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इनके बाज़ार में एक छोटा बच्चा भी अगर जाकर के सामान खरीदता है तो जो व्यापारी है कम तौल नहीं सकता। अगर वो व्यापारी कम तौल दिया तो उसके शरीर से उतना ही मांस कटवा लेता था अलाउद्दीन खिलजी। इसीलिए जो बाजार उनकी जो प्रणाली थी, बाजार और नियंत्रण प्रणाली बहुत ही ज़्यादा सफल रहा, है ना। बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, सफल रहता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। बहुत ही ज़्यादा क्या है, सफल रहता है। अगला जो सवाल है 48 जीतल का एक टंका, है ना। 48 जीतल का एक टंका पूछा जा सकता है। एक टंका बराबर कितना? तो एक टंका बराबर हो जाता है 48 जीतल हो जाएगा, है ना। ये सवाल भी पूछा गया है आपसे। एक टंका बराबर कितना हो जाता है? तो 48 जीतल, यानी कि 48 जीतल का एक टंका होता था। मतलब आज के चांदी के 1 रुपये के बराबर हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में लगभग 15 किलोग्राम के बराबर एक मन था, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के समय में लगभग 15 किलोग्राम के बराबर एक मन था। चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग। अगला है कि अपने उपाय को सफल बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी विभिन्न विभागों में विभिन्न लोगों को नियुक्त किया था, जो निम्न है। और पूछा जाता है बाजार नियंत्रक किसके नियंत्रण में था? तो ये सहना के नियंत्रण में था, जिनकी नियुक्ति किया गया था। खुफिया अधिकारी जो थे, खुफिया अधिकारी के प्रमुख को हम लोग बरीद कहते हैं। बरीद खुफिया अधिकारी होता था, बरीद। और गुप्तचर जो है मुनिहान भी है ना। मुनिहान कहे या गुप्तचर कहे, ठीक है। गुप्तचर जो प्रणाली का जो अध्यक्ष होता है मुनिहान का, ये आपके कौन हो जाएगा? गुप्तचर हो जाता है ना। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सैनिकों को नगद वेतन देने के लिए आज की कागजी मुद्रा की तरह सांकेतिक जो सिक्के थे वो उन्होंने चलवाए थे। सांकेतिक सिक्के इन्होंने तांबे के चलवाए थे, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सैनिकों को नगद वेतन देने के लिए आज की कागजी मुद्रा की तरह उन्होंने सांकेतिक सिक्के भी चलाए थे, है ना। इतिहासकार बर्नी ने शोक प्रकट करते हुए लिखा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को उच्च पद प्रदान किए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सवाल आपसे बहुत बार पूछा हुआ है बीपीएससी, ठीक है। इन्होंने योग्यता पे सबसे ज़्यादा फोकस किया। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये दिल्ली सल्तनत के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे सुल्तान थे, लेकिन इनका जितना भी योजना रहा वो असफल रहा, ठीक है। बर्नी कहते हैं कि शोक प्रकट करते हुए उन्होंने लिखा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को उच्च पद प्रदान किए। इसलिए क्योंकि उन्होंने जाति धर्म ये सब नहीं देखा, है ना। उन्होंने सबसे ज़्यादा योग्यता को प्राथमिकता दिया और योग्यता के आधार पर ही ऊंचे पदों पर भर्तियाँ नियुक्तियाँ किया इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं इसको, लंबा वीडियो ना हो जाए। उसके बाद हम लोग मुग़ल साम्राज्य पढ़ेंगे। अध्याय हमारा 4 हो जाता है। 7th क्लास का ये SCERT की किताबें हैं। 7th क्लास का आप देखेंगे, 7th क्लास का SCERT की किताबें हैं। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बिहार जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो 2024 होने जा रही है, 3.0 होने जा रही है, उसमें एक सवाल भी नहीं छूटेगा। और 4.0 में भी आप अगस्त में जो एग्ज़ाम होने वाला है
है ना। अगर जो लोग अगस्त में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो लोग सबसे अच्छी चीज़ें क्या है कि ये किताब पे पकड़ बना लीजिए, फिर एक बार में आप कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं मुग़ल साम्राज्य के साथ, है ना। यहाँ तक हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट किया, और दिल्ली सल्तनत से सवाल जो भी पूछा जाता है डायरेक्ट, अगर पढ़ना चाहें तो किताब भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, कहानी भी आपको वहाँ पे मिलेगा। हम तो इसका पूरा निचोड़ ही वो मतलब इसका संग्रह किए हैं। तो चलिए इस सेशन के लिए थोड़ा सा आप अपने तरफ से ज़्यादा इसको फैलाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, है ना, अपने दोस्तों के बीच में, और कमेंट्स भी करिए कि आपको क्या चाहिए, है ना, ताकि हमारे अंदर भी इसको लेकर के एनर्जी बना रहे, है ना, ताकि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और मेहनत सफल भी हो जाए। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।